क्या एक माँ का प्यार किसी भी सिस्टम से ज्यादा ताकतवर होता है? क्या उसका विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और दफन हो चुके रहस्यों को उजागर कर सकता है? ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसे दुनिया ने बताया कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने ही बेटे की ताजा कब्र को खोदने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उस ताबूत के अंदर एक जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक सच छिपा है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। यह कहानी विश्वास, धोखे और एक मां की असीम शक्ति की है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसे आशिकेश के एक छोटे से मोहल्ले में सरिता अपनी साधारण सी दुनिया में रहती थी। 40 की उम्र के बाद जब उसे विक्रम मिला, तो जैसे उसकी सूनी दुनिया में बाहर आ गई थी। पति उसे बहुत पहले एक युवा औरत के लिए छोड़ गया था, यह कहकर कि सरिता उसे औलाद का सुख नहीं दे सकती। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। विक्रम उसका अभिमान था, उसकी जीने की वजह। वह उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख रही थी। विक्रम एक होनहार और जोशीला लड़का था। उसकी आंखों में देश के लिए कुछ करने का जुनून था। जब उसने स्कूल खत्म करके भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला सुनाया, तो सरिता का दिल बैठ गया। उसने बहुत रोका, समझाया, लेकिन विक्रम का निश्चय अटल था। वह अपने देश की सेवा करना चाहता था। भारी मन से सरिता ने उसे विदा किया। विक्रम की प्रेमिका प्रिया भी उस दिन स्टेशन पर थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन विक्रम के चेहरे पर गर्व की चमक थी। जम्मू के पास एक सैन्य कब्रिस्तान में रात का अंधेरा घना हो चुका था। मानसून की पहली बारिश ने मिट्टी को गीला और भारी बना दिया था। हवा में गीली मिट्टी और गेंदे के फूलों की मिली-जुली महक थी। इस खामोशी को सिर्फ दो फावड़ों की आवाज चीर रही थी, जो एक ताजा कब्र पर लगातार चल रहे थे। पास ही एक सीमेंट की बेंच पर एक औरत पत्थर की मूरत बनी बैठी थी, सरिता। उसकी आंखें उस जगह पर टिकी थीं जहां कुछ देर पहले उसके बेटे विक्रम का नाम लिखा था। उसके चेहरे पर न आंसू थे, न कोई भाव, बस एक अजीब सी जिद थी, एक ठंडा संकल्प जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरा था। काम करने वाले दो मजदूरों में से एक ने हांफते हुए पूछा, मैडम जी, अब भी सोच लो, मुर्दों को परेशान करना ठीक नहीं। सरिता ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, मैंने सोचने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, काम करो। फावड़ों की आवाज सरिता के कानों में नहीं, बल्कि उसके दिल में हथौड़ों की तरह बज रही थी। हर चोट के साथ उसे विक्रम का चेहरा याद आता। उसका हंसना, उसका दौड़ना, उसका पहली बार मांग कहना। उसे वो दिन याद आया जब विक्रम ने सेना की वर्दी में अपनी पहली तस्वीर भेजी थी। कितना गर्व महसूस हुआ था उसे। उसका बेटा देश का रक्षक बन गया था। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाई बांटी थी। प्रिया भी उस दिन घर आई थी और दोनों ने मिलकर विक्रम की तस्वीर को फ्रेम करवाया था। उस तस्वीर में विक्रम की आंखें चमक रही थीं, भविष्य के सपनों से भरी हुई। सरिता ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं। वो सपने अब इसी मिट्टी के ढेर के नीचे दफन थे, या शायद नहीं। यही सवाल उसे यहां खींच लाया था। 1 महीने पहले की वो दोपहर उसकी जिंदगी में कयामत बनकर आई थी। दरवाजे पर सेना की जीप आकर रुकी थी। दो अफसर, जिनके चेहरों पर गंभीरता थी, ने उसे एक कागज थमाया था। उन्होंने भारी आवाज में बताया था, हमें दुख है श्रीमती सरिता देवी, आपका बेटा सिपाही विक्रम सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। सरिता को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। क्या? कैसे? वो तो ठीक था, उसने कांपती आवाज में पूछा। अफसर ने जवाब दिया, ऊंचाई वाले इलाके में ट्रेनिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। सरिता के कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, हादसा। उसका स्वस्थ, एथलीट जैसा बेटा, जिसे कभी जुकाम तक नहीं होता था, दिल के दौरे से कैसे मर सकता था? अफसरों ने उसे बताया था कि सरहद के तनावपूर्ण हालात और खराब मौसम की वजह से विक्रम के पार्थिव शरीर को ऋषिकेश लाना संभव नहीं है। उसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ वहीं दफना दिया गया है।
यह सुनना सरिता के लिए दूसरा बड़ा झटका था। वह अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं सकती थी, उसे छू भी नहीं सकती थी। यह कैसा न्याय था? उन्होंने उसे कुछ मुआवजे के कागजात और डेथ सर्टिफिकेट देकर सांत्वना दी और चले गए। सरिता वहीं दरवाजे पर मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसके हाथ में वो सरकारी कागज थे जो उसके बेटे की जिंदगी का अंत घोषित कर रहे थे। लेकिन उसका मां का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। कुछ तो था जो बहुत गलत था। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। लोग आते, सांत्वना देते और चले जाते। सरिता एक शून्य में जी रही थी। प्रिया, जो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में थी, खबर सुनते ही भागी चली आई। वो सरिता के साथ हर पल रहती, उसे संभालती। दोनों साथ बैठकर विक्रम की बातें करती, उसकी तस्वीरें देखती और रोती। प्रिया के आने से सरिता को थोड़ी हिम्मत मिली। एक शाम जब वे दोनों विक्रम के दस्तावेज देख रही थीं, प्रिया की नजर डेथ सर्टिफिकेट पर पड़ी। उसने अचानक कहा, आंटी, इसमें तो मौत की तारीख 26 जुलाई लिखी है, लेकिन हमें तो 25 जुलाई को बताया गया था। सरिता ने कागज हाथ में लिया। यह सच था। एक छोटी सी गलती, लेकिन यह गलती सरिता के मन में शक का पहला बीज बो गई। प्रिया ने फिर से सर्टिफिकेट को ध्यान से देखा और यहां देखिए, मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट नहीं, बल्कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर लिखा है। इसका मतलब है कि सांस रुकने से मौत हुई। सरिता का दिल जोर से धड़कने लगा। एक ही दस्तावेज में दो अलग अलग बातें। अफसर ने कुछ और कहा और कागजों में कुछ और लिखा था। यह कोई मामूली गलती नहीं हो सकती। यह एक झूठ था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। सरिता ने फैसला कर लिया। वह चुप नहीं बैठेगी। वह जम्मू जाएगी। वह खुद सच का पता लगाएगी। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सरिता की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर वह समझ गई कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ऋषिकेश से जम्मू तक का बस का सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। हर मोड़ और हर झटके के साथ सरिता का दिल डूब रहा था। खिड़की के बाहर बदलते परिदृश्य उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस विक्रम का चेहरा घूम रहा था। उसे याद आया कि कैसे विक्रम ने पहली बार उसे फोन करके बताया था कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई है। वह कितना उत्साहित था। उसने कहा था, मां, तुम चिंता मत करना, यहां बहुत सुंदर है। जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं तुम्हें यहां घुमाने लाऊंगा। सरिता ने एक गहरी सांस ली। वो अब यहां अकेली आई थी, अपने बेटे को घुमाने नहीं, बल्कि उसकी मौत का सच जानने। सैन्य छावनी का माहौल बहुत अनुशासित और कठोर था। सरिता को कई घंटों के इंतजार के बाद यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वर्मा से मिलने की इजाजत मिली। कर्नल का दफ्तर बड़ा और प्रभावशाली था। दीवारों पर नक्शे और पदक लगे थे। कर्नल वर्मा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सरिता ने कांपते हाथों से उन्हें डेथ सर्टिफिकेट दिखाया और तारीखों और मौत के कारण में अंतर के बारे में पूछा। कर्नल ने कागज पर एक सरसरी नजर डाली और कहा, देखिए मैडम, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। युद्ध जैसे माहौल में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम बहुत दबाव में काम करते हैं। उसकी आवाज में सहानुभूति नहीं, बल्कि झुंझलाहट थी। सरिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं अपने बेटे की कब्र देखना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि उसकी बॉडी को एक्सह्यूम किया जाए, ताकि मैं उसे अपने घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। कर्नल वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। यह असंभव है। यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। हम किसी भी नागरिक को कब्रिस्तान में कब्र खोदने की अनुमति नहीं दे सकते। यह सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। आपके बेटे को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया है। अब इस मामले को यहीं खत्म कीजिए और घर जाइए। कर्नल की बातों ने सरिता के शक को यकीन में बदल दिया। वे कुछ छुपा रहे थे, एक बहुत बड़ा सच जिसे वे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहते थे। छावनी से बाहर निकलकर सरिता सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निराशा ने उसे घेर लिया था। वह एक अकेली औरत थी। इस शक्तिशाली सिस्टम से कैसे लड़ सकती थी? तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ प्रिया थी।
सरिता ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। प्रिया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आंटी, अगर वे हमें इजाजत नहीं देंगे तो हम खुद ही सच का पता लगाएंगे। सरिता को समझ नहीं आया। कैसे प्रिया? प्रिया ने दृढ़ता से कहा, हम रात को जाएंगे। हम खुद विक्रम की कब्र खोदेंगे। अगर सिस्टम बहरा हो गया है तो हमें उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उसने कभी सोचा भी न हो। प्रिया की बात ने सरिता के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। निराशा की जगह अब एक ठंडे गुस्से ने ले ली थी। अगर उन्हें सच जानने के लिए कानून तोड़ना पड़े तो वो तोड़ेगी। यह योजना पागलपन भरी थी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता बचा था। अगले दिन सरिता और प्रिया, जो बस पकड़कर जम्मू पहुंच चुकी थी, शहर के एक मजदूर अड्डे पर गईं। उन्होंने दो हट्टे-कट्टे दिखने वाले आदमियों से बात की। शुरू में जब उन्होंने काम के बारे में सुना तो वे हिचकिचाए। कब्र खोदना कोई सामान्य काम नहीं था, लेकिन जब सरिता ने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उनके सामने रखा तो उनकी आंखों में लालच चमक उठा। वे मान गए। योजना तैयार थी। प्रिया की जिम्मेदारी थी कि वह कब्रिस्तान के बूढ़े चौकीदार को बातों में उलझाए रखे। उसने चाय और कुछ बिस्कुट खरीदे। रात के करीब 11 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, वे चारों कब्रिस्तान पहुंचे। प्रिया चौकीदार की झोंपड़ी की तरफ चली गई, जबकि सरिता उन दो मजदूरों को लेकर उस कोने में गई जहां नई कब्रें थीं। विक्रम की कब्र पर एक साधारण सा लकड़ी का क्रॉस लगा था, जिस पर उसका नाम और रेजिमेंट नंबर लिखा था। सरिता ने उस क्रॉस को छुआ। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। उसने मजदूरों को इशारा किया। फावड़ों ने अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच प्रिया चौकीदार के साथ बैठी थी। बूढ़ा चौकीदार इस बात से हैरान और खुश था कि एक युवा लड़की उससे बात करने आई है। प्रिया ने उसे बताया कि वह एक पत्रकारिता की छात्रा है और युद्ध वीरों पर एक कहानी लिख रही है। चौकीदार अपनी कहानियों और महत्व से फूला नहीं समा रहा था। वह उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। प्रिया हाँ में हाँ मिलाती रही, चाय बनाती रही, और उसकी नजरें बार बार उस अंधेरे कोने की तरफ जा रही थीं, जहां से मिट्टी खोदने की धीमी आवाज आ रही थी। हर गुजरता पल उसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसे डर था कि कहीं चौकीदार को शक न हो जाए। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। टक की आवाज रात की खामोशी में बहुत तेज लगी। एक मजदूर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम जी, ताबूत मिल गया। सरिता का दिल उसके मुंह को आ गया। यही वो पल था, सच का पल। उसने कांपती आवाज में कहा, उसे बाहर निकालो, जल्दी। दोनों मजदूरों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी के उस साधारण से बक्से को कब्र से बाहर निकाला। ताबूत सेना का था, जिस पर स्टेंसिल से कुछ नंबर लिखे हुए थे। सरिता उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या इसके अंदर उसका विक्रम था? एक मजदूर ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत हल्का है। क्या आपका बेटा बहुत दुबला पतला था? सरिता ने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, उसका वजन 80 किलो था। वह बहुत तगड़ा था। यह सुनकर दोनों मजदूरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ तो गड़बड़ थी। सरिता ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, इसे खोलो, मुझे देखना है। एक मजदूर ने अपने फावड़े की नोक से ढक्कन को खोलने की कोशिश की। कुछ कीलें निकलीं और एक कर्कश आवाज के साथ ताबूत का ढक्कन खुल गया। सरिता, दोनों मजदूर और पास आती चांदनी, सबने एक साथ अंदर झांका। अंदर जो था, उसे देखकर तीनों की सांसें रुक गईं। ताबूत खाली था, बिल्कुल खाली। उसमें कोई शरीर नहीं था। सिर्फ कुछ बड़े बड़े पत्थर और रेत की बोरियां रखी थीं, शायद वजन बढ़ाने के लिए। एक पल के लिए सरिता को लगा कि वह सपना देख रही है। यह नहीं हो सकता। फिर एक चीख उसके अंदर से निकली, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा और धोखा सब कुछ मिला हुआ था। वह चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। मजदूर डर गए। एक ने कहा, मैडम जी, इसमें तो कोई नहीं है, ये धोखा है। दूसरा बोला, चलो यहां से, पुलिस का चक्कर है। वे अपने पैसे लेकर भागने ही वाले थे। सरिता जैसे किसी ट्रांस से जागी। उसने चीख कर कहा, रुको,
इसे ऐसे ही छोड़ दो। तुम लोग जाओ, यहां से चले जाओ। उसने उन्हें बाकी के पैसे दिए और वे अंधेरे में गायब हो गए। सरिता ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। सबसे पहले उसने प्रिया को फोन किया कि वह तुरंत यहां आए। फिर उसने 100 नंबर डायल किया। उसने पुलिस को बताया कि सैन्य कब्रिस्तान में एक सैनिक की कब्र खाली मिली है। उसने अपनी पहचान बताई और कहा कि वह मौके पर ही है। अब खेल शुरू हो चुका था। उसने सिस्टम को चुनौती दी थी और अब सिस्टम को जवाब देना होगा। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई कब्रिस्तान पहुंच गईं। उनके पीछे पीछे सैन्य पुलिस की जीप भी आ गई। नजारा देखकर सभी हैरान थे। एक खुली कब्र, एक खाली ताबूत और एक अकेली औरत जो चुपचाप खड़ी थी। सरिता ने उन्हें पूरी कहानी बताई, बिना कुछ छुपाए। शुरू में पुलिस ने उस पर ही गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाना चाहा, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम था। अगर यह विक्रम की कब्र थी, तो उसका शरीर कहां था? मामला गंभीर था। रात भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। अगली सुबह यह मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अखबारों और टीवी चैनलों पर यह खबर छाई हुई थी। एक मां ने अपने बेटे का सच जानने के लिए उसकी कब्र खोद डाली और कब्र खाली निकली। सेना पर सवाल उठने लगे। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। कर्नल वर्मा और उसकी यूनिट के कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। दबाव में सच सामने आने लगा। जांच में पता चला कि विक्रम की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी। वह उस दिन अपनी टीम के साथ नियंत्रण रेखा एलओसी के पास एक गश्ती दल का हिस्सा था। सच्चाई यह थी कि गश्त के दौरान उनकी टुकड़ी पर दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया था। एक छोटी लेकिन भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन विक्रम का कुछ पता नहीं चला। वह न तो घायलों में था, न ही शहीदों में। वह बस गायब हो गया था। कर्नल वर्मा ने अपनी नाकामी और एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय विवाद से बचने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने विक्रम को एक कागजी मौत दे दी। उसे भगोड़ा घोषित करने से सेना की बदनामी होती, इसलिए उन्होंने उसे दिल का दौरा पड़ने से मृत घोषित कर दिया और एक झूठा अंतिम संस्कार करके मामला रफा दफा कर दिया। वे बस यह नहीं जानते थे कि विक्रम की मां इतनी जिद्दी निकलेगी। इस खुलासे के बाद सेना में हड़कंप मच गया। कर्नल वर्मा और कई अन्य अधिकारियों को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सरिता को न्याय तो मिला, लेकिन उसका बेटा अब भी लापता था। अब वह आधिकारिक तौर पर लापता था, मृत नहीं। यह एक छोटी सी आशा की किरण थी, लेकिन यह एक भयानक अनिश्चितता भी थी। क्या विक्रम जिंदा था? अगर हां, तो वह कहां था? सरिता और प्रिया और ऋषिकेश लौट आईं। दिन महीनों में बदलने लगे। सरिता हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, हर फोन की घंटी पर चौंक जाती, लेकिन कोई खबर नहीं आई। समय बीतता गया। लगभग 6 महीने गुजर गए। सरिता की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। प्रिया उसे हिम्मत देती, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। सरिता ने मान लिया था कि शायद उसका बेटा उस मुठभेड़ में मारा गया और उसका शरीर कभी नहीं मिला। वह अब भी उसकी तस्वीर से बातें करती, लेकिन अब उसकी बातों में उम्मीद नहीं, सिर्फ दर्द था। उसने एक लड़ाई जीती थी, लेकिन अपना सब कुछ हार गई थी। वह अब बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जो अपने बेटे की यादों के सहारे सांस ले रही थी। फिर एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें गंगा के पानी पर चमक रही थीं, उनके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। सरिता ने सोचा कि शायद दूध वाला होगा। उसने भारी मन से दरवाजा खोला। दरवाजे पर जो खड़ा था, उसे देखकर सरिता की आंखों को यकीन नहीं हुआ। वह वहीं जम गई। उसकी सांसें रुक गईं। सामने विक्रम खड़ा था, दुबला, कमजोर, चेहरे पर एक लंबा सा निशान, लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी थकान भी थी। उसने धीरे से कहा, मां, मैं वापस आ गया। सरिता को लगा कि वह कोई सपना देख रही है या शायद वह मर चुकी है और यह स्वर्ग है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विक्रम के चेहरे को छुआ। वह सच था।
गर्म और ठोस। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये मैं ही हूं। और ये सुनते ही सरिता की सारी ताकत जवाब दे गई। वह बेहोश होकर विक्रम की बाहों में गिर पड़ी। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया। इतने महीनों के बाद वह अपनी मां की गोद में था। वह घर आ गया था। जब सरिता को होश आया तो वह अपने बिस्तर पर थी और विक्रम उसका हाथ पकड़े पास ही बैठा था। प्रिया भी वहां थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सरिता ने रोते हुए पूछा, बेटा तुम कहाँ थे? हमने सोचा तुम। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। उस मुठभेड़ के दौरान एक विस्फोट से वह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो वह दुश्मन के कब्जे में था। उसे युद्ध बंदी बना लिया गया था। विक्रम ने बताया कि उसे कई महीनों तक एक अनजान जगह पर रखा गया था। उसके साथ कुछ और भारतीय सैनिक भी थे। उनसे लगातार पूछताछ होती थी। वे बहुत कठिन समय से गुजरे। फिर कुछ हफ्ते पहले दोनों देशों के बीच एक गुप्त कैदी विनिमय पर समझौता हुआ। उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत वापस आने के बाद उन्हें सीधे एक सैन्य अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी पूरी जांच हुई। उनसे पूछताछ की गई क्योंकि सुरक्षा प्रक्रिया बहुत सख्त थी। उन्हें किसी से भी संपर्क करने की इजाजत नहीं थी। जब सेना के रिकॉर्ड की जांच की गई तो अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि सिपाही विक्रम सिन्हा को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया जा चुका था। यह एक बहुत बड़ा प्रशासनिक संकट था। पूरी कहानी सामने आने में और कागजी कार्रवाई पूरी होने में कुछ और हफ्ते लग गए। जैसे ही उसे इजाजत मिली, विक्रम पहली बस पकड़कर घर के लिए रवाना हो गया। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें खबर नहीं दे सका। उन्होंने हमें मना किया था। सरिता ने उसे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम वापस आ गए, मेरे लिए यही काफी है। विक्रम की वापसी की खबर से पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। घर पर लोगों का तांता लग गया। जो लोग कल तक सरिता को सांत्वना दे रहे थे, आज वे उसे बधाई दे रहे थे। सरिता की दुनिया फिर से बस गई थी। उसका बेटा, जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था, अब उसकी आंखों के सामने था। उसने एक लड़ाई लड़ी थी, एक ऐसी लड़ाई जो कोई मां नहीं लड़ना चाहती। लेकिन उसकी जिद और उसके विश्वास ने न केवल एक बड़े धोखे का पर्दाफाश किया, बल्कि शायद नियति को भी बदलकर रख दिया। कुछ समय बाद विक्रम ने सेना से सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली। उस भयावह अनुभव ने उस पर गहरा असर डाला था। उसने तय किया कि वह अब अपनी मां के साथ रहेगा। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, जैसा कि वह सेना में जाने से पहले चाहता था। प्रिया और विक्रम का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। उन्होंने जल्द ही शादी करने का फैसला किया। सरिता का घर एक बार फिर हंसी और खुशी से गूंजने लगा था। वह अक्सर उस अंधेरी रात को याद करती जब उसने फावड़ा उठाया था। वह एक मां का अपने बेटे के लिए पागलपन था, लेकिन उसी पागलपन ने उसके बेटे को उसे वापस लौटा दिया था। आज भी जब सरिता विक्रम को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू होते हैं। उसे पता है कि उसने जो किया वह सही था। उसने सिस्टम पर, झूठ पर और निराशा पर विजय प्राप्त की थी। यह कहानी सिर्फ विक्रम के लौटने की नहीं है। यह एक मां के विश्वास की जीत की कहानी है। एक ऐसा विश्वास जो इतना शक्तिशाली था कि उसने मौत को भी मात दे दी। उसने साबित कर दिया कि जब एक मां अपने बच्चे के लिए लड़ती है तो कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। उसका प्यार ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। अंत में सरिता को सिर्फ उसका बेटा ही वापस नहीं मिला, बल्कि उसने एक भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। उसकी अकेली लड़ाई ने कई अधिकारियों को उनके किए की सजा दिलवाई और भविष्य में शायद किसी और मां को इस दर्द से गुजरने से बचाया। विक्रम और प्रिया ने शादी कर ली और सरिता का आंगन फिर से खुशियों से भर गया। ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे उसे कितनी भी गहराई में क्यों न दफना दिया गया हो। और यह हमें एक मां के प्यार की असीम शक्ति की याद दिलाती है, जो हर बाधा, हर झूठ और हर सीमा से परे है। इस अद्भुत कहानी को हमारे साथ अनुभव करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि एक माँ का विश्वास किसी भी तर्क या सिस्टम से ज्यादा शक्तिशाली होता है? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।